मित्रों नमस्कार। 10 साल में पहली बार राहुल गांधी ने एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दिया है। इसके बारे में हमारा एक लिखित वक्तव्य है, अंग्रेजी में है, वो आपको मिलेगा और इसका हिंदी अनुवाद 1-1.5 घंटे में वेबसाइट पर लोड हो जाएगा। अगर उनके पूरे कल के लगभग 1.5 घंटे के इंटरव्यू को देखें तो उसके बारे में हमारा कहना यह है, इट इज ए कमांड परफॉर्मेंस ऑफ इवेजन, लाइज एंड अनफॉर्चुनेटली ऑफ रैंक इग्नोरेंस। उनका पूरा जो साक्षात्कार था वो उनकी और उनकी सरकार की जिम्मेवारी से भागने, सच्चाई से भागने, झूठ का सहारा और मुझे बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है उनके अज्ञान और अक्षमता दोनों का परिचायक था। अगर उनके इंटरव्यू के पूरे सार को हम देखें तो क्या है, भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुई, हम देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जनता पिसती रही, हम देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। देश का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धराशायी हो गया, हम अक्षम साबित हुए। देश की पूरी अर्थव्यवस्था आज गंभीर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन हमें वादा करना है कि आगे हम सिस्टम बदलेंगे, क्योंकि हम आरटीआई लेकर आ गए। यही उनके पूरे साक्षात्कार का सार है। No explanation, no owning up of the mistake and the lapses of the last 10 years, yet trying to raise a hope that I will change the system when the time of departure has come. ये उनके पूरे इंटरव्यू का सार था, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस पूरी सरकार में 10 साल में राहुल गांधी की इतनी शख्सियत है कि एक बार अगर वो पब्लिकली डिमांड करते हैं 1 मिनट के लिए तो गैस सिलेंडर की संख्या 9 से 12 हो जाती है। तो अगर उनकी इतनी वकत है, इतनी ताकत है, तो राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोका, महंगाई पर क्यों खामोश रहे? इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कल के इंटरव्यू में बार बार पूछा गया कि अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। आपने कहा था, फिर भी इसका उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। वो इसका भी उत्तर नहीं दे सके कि आपकी सरकार के कुशासन के कारण जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समाप्त हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? उनका बार बार यह कहना, कल के उनके इंटरव्यू को देखिए, अभी भी चल रहा है, आई विल चेंज द सिस्टम, आई हैव टू चेंज द सिस्टम। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपको 10 साल में सिस्टम को चेंज करने से किसने रोका था? अपार्ट फ्रॉम सोनिया गांधी, यू आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइसिव वॉइस ऑफ योर गवर्नमेंट. Dr. Manmohan Singh comes third. Yet who stopped you from changing the system and setting right all the wrongs? इसका कोई जवाब नहीं था। और बार बार वो देश की राजनीति में सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओपननेस की बात कर रहे हैं, तो हमें लगा कि देश की राजनीति की जानकारी का अभाव है, ऐसा संकेत मिलता है। A very palpable indication of rank ignorance of India's political past. सिस्टम को चलाया किसने? आपका परिवार। 17 साल जवाहरलाल नेहरू, 16 साल इंदिरा गांधी, 5 साल राजीव गांधी और 10 साल से आपकी माताजी और आप। तो ये 17 साल प्लस 16 साल प्लस 5 साल और ये 10 साल, ये तो आजाद भारत का 90% है।
और मनमोहन और नरसिंहा राव की सरकार ले लें और उसके बाद की 2 सरकार को ले लें, उसमें भी आप थे, आपका समर्थन था। तो मिस्टर राहुल गांधी, योर फैमिली either directly or indirectly decisively ruled India for more than 55 years. तो इस सिस्टम में जो कमजोरी आई है उसकी जिम्मेवारी आपकी है। इसको आप ओन अप क्यों नहीं करते? ये सवाल कल उठाए गए बार बार। इसका कोई उनके पास उत्तर नहीं था। जो आज वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, आज जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनका एक जवाब था, हम आरटीआई ले आए। वो ये भूल गए कि आरटीआई के आने के बावजूद 2G हुआ, कोलगेट हुआ, आदर्श स्कैम हुआ, आपके बाकी जो सारे स्कैम दिल्ली में हुए हैं वो सब आरटीआई के बाद हुए हैं। आरटीआई कुड नॉट प्रिवेंट द लूट ऑफ पब्लिक मनी। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाई यू कुड नॉट टेक दैट क्वेश्चन स्क्वायरली एंड डायरेक्टली कि आपके आरटीआई के कानून के बावजूद यह सब हुआ है। कल जो उन्होंने गुजरात और सिक्किम के नरसंहारों के बारे में जो बात कही है वो बेबुनियाद है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। एंड इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ स्पीकिंग अ लाई। गुजरात के मामले में वहां की सरकार ने राइट को रोकने की कोशिश की। आपको मालूम है 9 सेंसिटिव केसेस में एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन हुए। जो दोषी पाए गए उनका ट्रायल चल रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोटिवेटेड एलिगेशन लगाए गए, उसमें एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट किया, जिसके सारे पर्सनल सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुने। नरेंद्र मोदी जी का खुद इंटरोगेशन हुआ, सवाल उनसे पूछे गए 8-9 घंटे। इसके बाद एसआईटी ने उनके खिलाफ सारे आरोप को बेबुनियाद पाया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में कोर्ट ने सुनवाई की कंप्लेंट को सुनने के बाद एंड फाउंड द रिपोर्ट टू बी वर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके बाद भी उन्होंने कहना कि गुजरात की सरकार ने इंजीनियर किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मिस्टर राहुल गांधी इज सपोज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिज पार्टी एंड supposedly projected as the PM's candidate. How can he be so utterly irresponsible in making these kinds of wild allegations? और वहीं उनकी सरकार के बारे में सिख नरसंहार का दुर्भाग्यपूर्ण 84 राइट्स हुआ था, उन्होंने कुछ कांग्रेसमैन का नाम लिया। कुछ हो सकते हैं, ये कौन है? राहुल गांधी बताएं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी बताइए, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या हम नहीं जानते हैं कि सज्जन कुमार को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने पूरी कोशिश की और जिस एक्विटल को कोर्ट ने अपील में बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं? ये बताने की जरूरत है क्या? और पूरे 84 से 98 तक कुछ नहीं हुआ। जब नानावती कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया तो कुछ जांच आगे बढ़ सकी, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी, आप अपने स्वर्गीय पिताजी के उस वाक्य को भूल गए जो उन्होंने 85 में कहा था इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के 1 साल के बाद, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। When the big tree falls, the earth shakes. ये तो सीधा पूरे उस 84 के नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश थी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। कल मुझे सबसे आश्चर्य, मैंने कल के इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से देखा है और उनके उस टिप्पणी पर मुझे सबसे हैरत हुई कि मैं डायनेस्टिक कंट्रोल से हिंदुस्तान की राजनीति को मुक्त कराना चाहता हूं। बड़े उत्साही वाक्य थे। कथन में सच्चाई कितनी थी अलग बात है। राहुल गांधी, इट सीम्स वेरी ludicrous that the very rationale of your authority is your dynasty. राहुल गांधी जी, आपकी पूरी राजनीतिक पकड़ का कारण है आपका परिवार और आप डायनेस्टिक कंट्रोल से पार्टी को मुक्त करने की बात करते हैं। और यह भाजपा में ही हो सकता है कि गरीबी और गुर्बत में पैदा हुए श्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी किसी बिना बड़े परिवार में आने के बावजूद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि उनमें क्षमता है,
नेतृत्व की प्रतिभा है, सुशासन है और 12 साल से उनके रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस को जनता का आशीर्वाद है। ये बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अंतर है। इसलिए उनसे बार बार पूछा गया कि क्या आप अपने पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे प्रश्न का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनसे यह भी पूछा गया कि आप नरेंद्र मोदी से 1-to-1 पब्लिक डिबेट करेंगे। इससे भी वो भाग गए, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव में जनता का मूड क्या है और पराजय अवश्य दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं बिहार से आता हूं और बिहार के बारे में एक टिप्पणी उनकी बड़ी रोचक लगी। वो आरजेडी से अलायंस करने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके नेता का तो कन्विक्शन हो चुका है, तो वो बोले, वी आर नॉट अलाइंग विथ एनी लीडर, वी आर अलाइंग विथ एन आइडिया। 2-3 बार बोले, एक विचार के साथ हमारा समझौता हो रहा है। कौन सा विचार, कौन सा आइडिया? भ्रष्टाचार का, लॉलेसनेस का, बिहार के विकास के अभाव का? यही तो उनके लगभग 9-10 वर्षों के शासन का पर्याय रहा है। Therefore, this whole idea of trying to align with an idea in Bihar sounded completely phony. मित्रों, कल राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मुझे सिस्टम को ठीक करना है। राहुल गांधी जी, आज बीजेपी की ओर से आपसे एक हम सवाल करना चाहते हैं। इस सिस्टम में सीएजी भी आता है, जो एक संवैधानिक संस्था है। इस सिस्टम में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आती है, जो संसद की अकाउंटेबिलिटी की एक इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। इस सिस्टम में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी आती है, जिसने 2G पर इन्वेस्टिगेट करने की बात की, जिसका मैं भी एक मेंबर था। जब सीएजी पर आपके मंत्रीगण इस तरह से हमले करते हैं, जब पीएससी में सच्चाई आने से रोकी जाती है, जब जेपीसी के आपकी पार्टी के चेयरमैन सच्चाई को बहुमत के दबाव में दबाने की कोशिश करते हैं और न राजा को बुलाते हैं न बाकी लोग को बुलाते हैं ताकि सच्चाई सामने नहीं आए, तो जब आपकी पार्टी के लोग पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आप खामोश क्यों रहे? These all are well-known constitutional and parliamentary institutions of Indian democracy. इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। मित्रों, लेकिन एक बात मुझे जरूर लगी, सच्चाई से तो वो भागते रहे, लेकिन जहां श्रेय लेने का समय आया, वो सबसे आगे रहे। He sought to monopolize all the achievements. RTI हमने पास कराया, लोकपाल हमने पास कराया, भ्रष्टाचार हम कुछ नहीं कर सके। राहुल गांधी आज तक कभी आशा नहीं पैदा कर सके और 10 साल के बाद उनके पहले औपचारिक साक्षात्कार में देश कोई आशा की किरण देखने की कोशिश कर रहा था। His entire interview was bereft of any idea which could generate any hope. Rahul Gandhi, I am sorry to say, emerged as a leader bereft of any idea, much less any imaginative potential to generate hope in the country. धन्यवाद मित्रों, ये वक्तव्य आपको मिल जाएगा। I am open to questions now. I think I have more important things to address now. Mr. Kejriwal will have to wait for some time. Tabligh. Yes. It is palpably wrong. We condemn it. जो राहुल गांधी अपने पूरे 1-1.5 घंटे के आपके चैनल के इंटरव्यू में 84 की राइट को एक प्रकार से इनडायरेक्टली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम किसी अपनी गलती को मानने की अपेक्षा करेंगे, इसको तो सोचना ही बेकार है। इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इसका उत्तर देश की जनता देगी। He needs to take back. Why not? He must publicly express a regret for making a palpably false comment, which has been found to be completely incorrect by extensive investigation by the Supreme Court
and also the entire process. इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, उसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन हुआ है नौना एसआईटी के द्वारा, जिसके सारे पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुना था। There is something called competing claim to appropriate minority votes that is manifesting itself in Bihar. लेकिन हाँ, हम एक बात मानते हैं कि इस देश में एक संघीय ढांचा है और अगर कोई भी संघीय ढांचे का कार्यक्रम होता है तो प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब बाकी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो स्टैंड दिल्ली की सरकार ले रही है और जो स्टैंड बिहार की सरकार ले रही है, इन दोनों के बीच कॉम्पीटिंग क्लेम है कि माइनॉरिटी के अधिक हकदार हम हैं कि दिल्ली वाले। लड़ाई वो है। There is a competing claim to appropriate minority votes and betterment. It is least to do with the educational empowerment. And once you have this kind of competing claim, these kinds of one-upmanship is a logical consequence. And in just a minute. पूर्णिमा। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बारे में हम क्या कहें? बहुत दिन से वो अपनी सरकार से परेशान है, अपने स्वयं के कारणों से परेशान है, अपने मंत्रियों के कारनामों से परेशान है। तो अच्छा होता कि ट्वीट उस पर करते। बाकी जो उन्होंने ट्वीट किया है उनका अधिकार है। डॉक्टर, हाँ, देखिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जानती है, मनमोहन सिंह जानते हैं, सोनिया जी जानती हैं, राहुल गांधी जानते हैं कि देश में सवाल उठ रहा है, आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी, आपने भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोका, आपने जनता के पैसे की लूट क्यों नहीं रोकी, और आपने इस देश में जो चीन और पाकिस्तान से देश की सुरक्षा को खतरा, आतंकवाद से, इसको क्यों नहीं रोका। इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए जानबूझकर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो डिसास्ट्रस होंगे, और राहुल गांधी इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं। और वही राहुल गांधी आसाम पर खामोश रहते हैं, और वही राहुल गांधी मुजफ्फरनगर पर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन देश इससे बहुत आगे निकल चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में देश बदलाव के लिए बेचैन है, और हम ये चुनाव लड़ेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कुशासन पर, इस सरकार के पूरे 10 साल के रिकॉर्ड पर। चुनाव उसी पर होगा। अमिताभ सिन्हा। अब किसने, कौन कह रहे हैं कि आने को तैयार बैठे थे? अब ये उनकी बात है, अब आपके अपने आकलन है। कोई कहीं भी जाए, राज्यसभा या लोकसभा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे क्रांतिकारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। ये मैं बात पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। डॉक्टर वेंकट, वी आर ऑन द इंटरव्यू फर्स्ट। यस, हाँ। Well, as far as the first question is concerned, I remember Mr. Digvijay Singh publicly saying that I am willing to contest Lok Sabha election. And I also remember that leaders like Satwat Chaturvedi publicly said that for all the ills of Congress party, Mr. Digvijay Singh is responsible in Madhya Pradesh. We didn't say, a senior Congress leader said. I don't know
his being inducted into the Raj Sabha is more by design or more by accident or more by compulsion, it is for Congress party to say. I am not supposed to comment on that. KK As far as second issue is concerned, yes, I am also searching for the idea of Rahul Gandhi when he will have a formal alliance again with DMK. Yes. KK शर्मा जी राहुल गांधी तो अभी 10 साल बाद ऑफिशियल इंटरव्यू देने लगे हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कैंडिडेट वही है। बीजेपी के जो पीएम कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी जी, अब वो धीरे धीरे गोधरा में कुछ बोलने लगे हैं। पहले ऑफिशियल कुछ भी नहीं बोलते थे। क्या उम्मीद की जाए कि जल्दी वो इस प्रकार से इंडिया में? देखिए, आपको मालूम है श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूरे फैसले के बाद बहुत विस्तार से टिप्पणी की है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या दर्द महसूस किया, बाकी कुछ हुआ, बाकी उनके सारे विचार देश के सामने हैं, कई बार होते हैं, क्यों नहीं होते, चर्चा करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार है तो उनको फांसी चढ़ा दीजिए। माफी क्यों? आज तो उनकी पूरी भूमिका को लेकर कोर्ट ने इसका इतनी गहन छानबीन की, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने की, उसने कोई सबूत नहीं पाया। तो एक तरफ मोटिवेटेड कैंपेन अगेंस्ट नरेंद्र मोदी है। मैं हमेशा कहता हूं, ट्रुथ ऑलवेज होल्ड्स टुगेदर, फॉल्सहुड फॉल्स अपार्ट। सत्य शाश्वत होता है, झूठ टूट कर गिर जाता है। जो सामने आ गया। So in that same interview, sir, there was a comparison of concentration of power in BJP. That was the allegation of the Congress Vice President. What he was comparing to rather his own party and saying this complete decentralized. And that too coming from Rahul Gandhi, whose only rationale of authority is dynasty. What more to say? रविंदर जी इसके बारे में कई लोगों ने ऐसा आग्रह किया है। महंगाई बढ़ी है देश में, हर चीज़ों के दाम महंगे हुए हैं, तो चुनाव आयोग इसके बारे में कोई सुविचारित अगर निर्णय करेगा तो हम चाहेंगे एक बार पार्टियों से भी राय करें। हम चुनाव आयोग के निर्णय की अपेक्षा करेंगे, उसके बाद कोई औपचारिक टिप्पणी करेंगे। हाँ देखिए, हमें दो बात कहनी है। एक होता है मैनिफेस्टो तैयार करने की कवायद और एक होता है काम करके दिखाना। बीजेपी की सरकार जहां भी है उसने अक़लियत के लिए भी उतना ही काम किया है, उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए। और आपने देखा होगा गुजरात में भी अक़लियत की जो विकास दर है वो देश में सबसे अधिक है, और सबसे कम वो है बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स सबसे हावी रहती है। लेकिन हाँ, आपने सही फरमाया, जब हमारी मैनिफेस्टो बनेगी तो ये हमारी भी कोशिश होगी। हमारे यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा है, बाकी हम चर्चाएं करेंगे। बिहार में ऑलरेडी गठबंधन को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हमने लालू के साथ नहीं बल्कि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने इसका का उत्तर मैं दे चुका हूं उन्हें। वो लालू जी भी नहीं करें, वो एक विचार की बात कर रहे हैं। वो विचार क्या है उसके संदर्भ को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार के लोग भी। On Tamil Nadu, I will have a separate discussion with you. I'll take your feedback. Thank you.